continuing chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage. Now here we are not studying the chapter, just we are discussing the important question answers of this chapter. In our first class we have already discussed some of the question answers. Now today we will be starting from the topic of Humayun's tomb. So is it important or not? Yes, sometimes it is asked also. Okay, so in the examinations, Humayun's tomb, it is given in a very short way, but still it is asked in 2 marks sometimes. Okay, so we will have a reading of this also. So this is also an important question. So take out this one also. So Humayun's tomb. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of Mughal architecture. So first of all, Humayun, we know that he was a Mughal ruler. So this is also a Mughal architecture, and this was built by Humayun. Sorry, at Delhi. नॉट बाय हुमायूं बट इट इज बिल्ट इन दिल्ली. ये दिल्ली में बना हुआ है और एक मुगल आर्किटेक्चर यानी कि मुगल समय का है, उनके राजा के लिए बनाया गया. तो ऑब्वियसली ये मुगल आर्किटेक्चर का ही एक बहुत ही अच्छा नमूना है. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इट वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम. इसको बनाया किसने था? हमीदा बेगम जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बनाया था हुमायूं की मृत्यु के बाद. दिस टॉम्ब वाज मेड इन ईरानियन स्टाइल. इसके अंदर जो स्टाइल यूज़ किया गया है, जैसे कि द्राविडियन स्टाइल के बारे में पढ़ा था हमने, इंडियन स्टाइल, वैसे ही ये ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनाया गया है. इसको बनाने के लिए रेड एंड वाइट स्टोन्स का यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से. तो अगर आप हुमायूं टॉम्ब देखें कभी तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से बनाया गया. तो इसको बनाने का जो श्रेय है वो जाता है हमीदा बेगम को, जो कि हुमायूं की वाइफ थी. तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज बिल्ड इन दिल्ली, ये दिल्ली में है. दूसरा, ये मुगल आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमन है, बहुत ही अच्छा नमूना है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है. तीसरा, इट वाज बिल्ट बाय हमीदा बेगम द वाइफ ऑफ हुमायूं. एंड फोर्थ वन इज इट इज मेड फ्रॉम रेड एंड वाइट स्टोन्स एंड इट इज बिल्ट वेरी स्किलफुली. तो इस कुछ लाइनों को मिलाकर आप 4 से 5 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज इट इज आस्क्ड फोर्ट ऑफ आगरा. तो फोर्ट ऑफ आगरा के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल वी कांट मिस इट आउट, क्योंकि 2 मार्क्स में ये पूछने की कोई संभावना है भी, क्योंकि इसको हम छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो कुछ नहीं हो सकता. और इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड टू लर्न. तो हम आसानी से इसको थोड़ा सा 4 लाइनें अपनी माइंड में रख के इसको तैयार कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्ट ऑफ आगरा. फोर्ट ऑफ आगरा जो है, इसका जैसे नाम से ही आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा. आगरा फोर्ट यानी कि ये बना कहाँ है? आगरा में, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका नाम ही फोर्ट ऑफ आगरा है. तो ये आगरा के अंदर है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर. तो पहला पॉइंट हमारा तैयार हो गया. दूसरा, मोस्टली जो मुगल आर्किटेक्चर बनाए गए हैं आपने देखा ही लाल पत्थर से बने, जैसे कि लाल किला ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए, अभी पीछे हमने हुमायूं टॉम्ब पढ़ा, इसमें भी रेड स्टोन्स का यूज़ किया गया है. वैसे ही यहाँ पर फोर्ट ऑफ आगरा है, ये भी रेड स्टोन से बनाया गया है. इस कारण से इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है. अब देखिए, रेड फोर्ट ये आगरा में है, और दूसरा रेड फोर्ट जिसमें हमारा लाल किला, जिसमें हमारा तिरंगा लहराया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो अलग है. तो फोर्ट ऑफ आगरा को भी रेड फोर्ट कहा जाता है. ये 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में भी. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फोर्ट ऑफ आगरा? तो दूसरा नाम जो पूछा जा सकता है तो वो है रेड फोर्ट. आगरा फोर्ट का ही नाम है. इसको बनाया किसने था? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये भी बनाया गया था अकबर के द्वारा. कब बनाया गया था? 1565 में. याद रहे तो रखिएगा, नहीं तो हम ऊपर से भी 4 से 5 पॉइंट आसानी से लर्न कर सकते हैं. पहला हमें मिल गया आगरा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर. दूसरा हमें मिल गया ये लाल पत्थर से बना है. तीसरा, इसका दूसरा नाम रेड फोर्ट है. इट इज ऑल्सो नॉन एज रेड फोर्ट. क्यों? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम रेड स्टोन, क्योंकि ये रेड स्टोन से बनाया गया है. We can see the reflection of Hindu and Iranian style in the style of art in it. अब ये जो बनाया गया है फोर्ट ऑफ आगरा, इसके अंदर हिंदू और ईरानियन स्टाइल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर. हमने देखा कि पिछला जो हमने पढ़ा था हुमायूं टॉम्ब, वो ईरानियन स्टाइल में बनाया गया था. तो इसमें हिंदू और ईरानियन स्टाइल दोनों की झलक देखने को मिलती है. इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है. फोर्ट हैज़ 70 फीट टॉल वॉल. इसकी जो दीवार है चारों तरफ, वो 70 फीट ऊंची है. जैसे कि आप जानते हैं किले जो होते हैं, किले की दीवारें ऊंची ही होती हैं, तो इसकी दीवार भी 70 फीट ऊंची है, विद 1.5 माइल सर्क्यूम्फ्रेंस. और इसका सर्क्यूम्फ्रेंस यानी कि जो गोलाई है, इस सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस आप जानते हैं, बाउंड्री, वो 1.5 मील है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से ज़्यादा. 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है, तो 1.5 मील के अंदर 800 मीटर और जोड़ दो आप, तो समझो कि 2.5 किलोमीटर जितना
इसका सर्कमफ्रेंस है। रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच अ वे दैट नो क्रैक्स कैन बी सीन ऑन द वॉल। अब यहाँ पर जो लाल पत्थर से ये बनी है, तो लाल पत्थर इतनी स्किलफुली यानी कि बहुत ही कलात्मक तरीके से उसको ऐसे सेटअप किया गया है कि उसके अंदर दरार नहीं दिखाई देती है। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट। अब इस फोर्ट के अंदर एक और चीज बताई गई है, क्या बताई गई है? जहांगीर पैलेस। वो कहाँ है? इसी फोर्ट के अंदर, इसी किले के अंदर जहांगीर पैलेस है। इसे अकबर ने बनवाया था। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली। शाहजहां स्पेंड हिज लास्ट डेज इन दिस फोर्ट। अब इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब भाई मैं भी समझता हूँ कि इतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और हम याद करने बैठेंगे तो बुक पूरी करने के लिए, हमें रटने के लिए मेरे ख्याल से 5-7 साल चाहिए। तो नो नीड टू मीन्स ग्रास्प दैट थिंग लाइक दैट। उसको उस तरीके से रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें इसमें से 5 पॉइंट निकालने। अभी जितनी हमने स्टडी की है इसके बाद हम 5 पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बना आगरा के अंदर है, ये लाल पत्थर से बना है, इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है। अपने अंतिम दिन यहाँ पर शाहजहां ने बिताए थे। इसके अंदर जहांगीर का पैलेस भी है। इसकी दीवार जो है 70 फीट ऊंची है। इसका सर्कमफ्रेंस 1.5 माइल जितना है। इसको अकबर ने बनाया। 7-8 पॉइंट हो गए। 4 मार्क में भी आएगा तो मेरे ख्याल से 7 से 8 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते। नेक्स्ट, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से ताजमहल। ताजमहल के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने आप में से ताजमहल शायद देखा भी होगा। देखा आप लोगों ने? यस, बहुत लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मतलब हम देखें तो ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। ठीक है, तो ताजमहल की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ है वो तो हमें याद करना ही नहीं पड़ेगा। ताजमहल इज इन आगरा, यूपी। ये यमुना नदी के किनारे पे है। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इसको बनाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ की मौत जो हुई थी 1630 में, उनकी डेथ के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और इसको कंप्लीट होने में 1653 यानी कि लगभग 22 साल लग गए इसको कंप्लीट होने में। कितने साल लगे? 22 साल। शाहजहां ने भारतीय स्कल्पचर्स का, इवन ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश और यूरोपियन स्कल्पचर्स का भी उपयोग किया। यानी कि इसको बनाने के लिए जो कारीगर थे वो न कि भारत, ईरान, अरब देश, तुर्किश और यूरोपियन कंट्रीज से बुलाए गए थे। ताजमहल इज काउंटेड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बेस्ट टॉम्ब्स में से एक है और ड्यू टू दिस टॉम्ब द नेम ऑफ मुमताज महल हैज बिकम इमॉर्टल। दिस वाज द इनमोस्ट विश ऑफ शाहजहां। The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south. The grave of Mumtaz lies in the center of Taj. It is surrounded by beautiful artistic octagonal fence carved out of stones. A beautiful saying is inscribed on one of its arcs: "Pious hearts are welcomed in the garden of paradise." The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of the Taj attracts thousands of people every year. तो चलिए, ये प्रश्न मुझे तो याद हो गया और होपफुली मेरे साथ आप लोगों को भी याद हो गया होगा। अब हम रिकॉल करते हैं इसके कितने पॉइंट हम निकाल सकते हैं। ताजमहल को बनाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। इसको बनाया गया था आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ये यमुना नदी के किनारे पे है। 3 पॉइंट हो चुके हैं मेरे। चौथा, इसको बनाया गया था मुमताज जो कि शाहजहां की पत्नी थी, उनकी वाइफ थी, उनकी याद में बनाया। जब उनकी मृत्यु हुई 1630 के अंदर तो उन्होंने इसको बनाने का फैसला किया और 1631 में उन्होंने इसको बनवाना शुरू किया। उसके 22 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ। 22 ईयर्स लगे। ये जो है इसके अंदर इसको बनाने के लिए जो स्कल्पचर्स को बुलाया गया था वो भारत, ईरान, अरबियन कंट्रीज, तुर्किश, यूरोपियन कंट्रीज, सब देशों से उनको बुलाया गया था। यानी कि इसमें काफ़ी एक मिक्सचर देखने को मिलता है अलग अलग कंट्रीज का। फिर ये जो टॉम है ये बेस्ट स्पेसिमन माना जाता है। टॉम्स के अंदर जिनकी दुनिया के जितने भी टॉम्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट इसको एक माना जाता है। इसके बाद इसके ये नॉर्थ से साउथ में रेक्टेंगुलर शेप में बना है। इसके मध्य सेंटर में मुमताज की ग्रेव है, कब्र है और उसको भी कवर किया गया है ऑक्टागोनल फेंस के साथ। ऑक्टागोनल यानी कि ऑक्टागोन शेप में फेंस है, उससे इसको कवर किया गया है। उसके ऊपर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? द पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ
पैराडाइज, ये लाइनें उसके ऊपर लिखी गई हैं। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और भारत का ही नहीं विश्व के लिए एक अट्रैक्शन, एक टूरिस्ट प्लेस है और देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। That's all. हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है, रेड फोर्ट, अब ये लाल किला हमारा जो कुछ दिनों के बाद आप टेलीविजन में देखने वाले हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी झंडे को फहराएंगे, लहराएंगे। ठीक है, तो रेड फोर्ट की बात करते हैं। रेड फोर्ट जो है वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। ये बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ये दोनों के अंदर आपको क्या कॉम्बिनेशन बना के रखना है, माइंड में थोड़ी चीजें रखनी है भी। शाहजहां ने दोनों चीजें बनाई थी, ताजमहल भी और रेड फोर्ट भी। इसको बनाया गया था शाहजहां के द्वारा 1638 के अंदर। अब उसमें और इसमें डेट का फर्क देख लो, वो शुरू हुआ था 1631 के अंदर और ये बन गया था 1638 के अंदर। थोड़ा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमको। 31 में शुरू हुआ था और उसके अंदर 22 प्लस कर देना, 1631 प्लस 22 1653, तो वो बनकर तैयार हुआ था ताजमहल 1653 के अंदर, 22 साल के बाद। ये हमारा तैयार था 1638 में। ये जो फोर्ट है इसको रेड स्टोन से बनाया गया। देखिए पॉइंट्स गिनते जाइएगा। पहला हमने दिल्ली में बनाई, ये पहला पॉइंट है। रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली। सेकंड पॉइंट, इट इज बिल्ड बाय शाहजहां इन द ईयर 1638। थर्ड पॉइंट, इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। शाहजहां फाउंडेड द सिटी नेमली शाहजहानाबाद इन द सेम फोर्ट व्हिच वाज नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने इसी फोर्ट के अंदर एक सिटी बसाई जिसको नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जो कि उन्हीं के नाम के ऊपर थी, क्योंकि उनका नाम था शाहजहां, उन्हीं के नाम के ऊपर शाहजहानाबाद इसका नाम रखा गया। अब इस फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको याद कर लेनी है। जो जो याद रहे लिख देना, नहीं याद रहे नहीं रहे। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एटसेट्रा। ठीक है, इसमें दीवाने खास इज मोर मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग्स। इसमें दीवाने खास जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला है। यानी कि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग है? दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एटसेट्रा। इसमें से दीवाने खास जो है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, देखिए दीवाने आम, आम मतलब कॉमन पब्लिक के लिए, दीवाने खास, खास मतलब फॉर स्पेशल पीपल, वीआईपी लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर होगा। इट इज डेकोरेटेड विद एन अमलगेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर डेकोरेट किया गया है। फिर इसके अंदर प्रेशियस स्टोन्स, बहुत ही कीमती पत्थर जड़े गए हैं, स्टोन्स जड़े गए हैं। द अदर बिल्डिंग्स ऑफ रेड फोर्ट आर, ठीक है। अब इसको दीवाने खास की बात की गई, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स का उपयोग किया गया इसको बनाने के लिए। और दूसरी बिल्डिंग्स जो है रेड फोर्ट की वो कौन कौन सी हैं? रंग महल, मिरर पैलेस जिसको हम आयना महल कहते हैं, लाहौरी गेट, मीना बाजार और मुगल गार्डन। ये कुछ और इसकी प्लेसेस हैं जो इसके अंदर है। Which are the center of attraction of Red Fort? Peacock Throne is the best exquisite creation of this fort. अब इसके अंदर पीकॉक थ्रोन जो है, क्या नाम दिया गया है? पीकॉक थ्रोन। वो एक बहुत ही सुंदर कृति है जो बनाई गई है। Which नादिर शाह took along with him to ईरान। और नादिर शाह ने जब भारत पे हमला किया था तो पीकॉक थ्रोन को वो अपने साथ कहाँ ले गया था? ईरान ले गया था। ये भी एक पॉइंट हमको मिल गया, काफी इंपॉर्टेंट और याद भी रहने वाला है, क्योंकि जब रेड फोर्ट के ऊपर जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर कई बार हमला किया, उसने कई बार लूटा भारत को, तो जब वो भारत को अटैक करके लूटने आया था तो उस समय पीकॉक थ्रोन को अपने साथ ईरान ले गया। रेड फोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स अमंग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर कला का नमूना है मुगल काल का। और भारतीय तिरंगा जो है वो हर साल यहीं पर फहराया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें से 6 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से 6 पॉइंट निकल जाएंगे। हमें कहानी की तरह याद रखना है। जिस तरह हम किसी पिक्चर को देखते हैं और उसकी कहानी को याद नहीं करवाता हमको। मूवी की स्टोरी कभी बोलता है कोई याद करो, लेकिन हमसे कोई 6 महीने बाद भी उसकी पिक्चर की स्टोरी हम किसी का डिस्कस कर रहे हो और बीच में सामने वाला थोड़ा सा गलत बोल देते, हम बोलते नहीं वहां पे तो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, हमें याद रहता। तो हमेशा कोई भी चीज आपके सामने आती है उसको एक पिक्चर की तरह लर्न करिए, भले वो कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, भले वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसको एक पिच, खासकर थियरी तो एक मूवी की तरह हमारे सामने होनी चाहिए। भाई क्या क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस पढ़ना है, तो कैसे मुंह में गया, फिर वो पिक्चर की तरह भी ये पिक्चर शुरू हुई, पिक्चर कैसे खत्म हुई, क्लाइमेक्स कैसे आया, वो सब चीजें पता होंगी, ठीक है। तो एक मूवी की तरह अपने माइंड में उस चीज को उतार लीजिए, तो होपफुली हर एक चीज जो है वो आसान लगेगी, बेहतर लगेगी, ठीक है। कोई भी चीज को रटना नहीं है हमें,
हमें सिर्फ जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर आपको अंडरलाइन कर करके छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे ही आप अपनी बुक में अंडरलाइन करिए। कभी भी आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि भाई याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बताया गया था सर ने, क्या क्या पढ़े, क्योंकि लास्ट दिन जब एग्जाम होगा ना तो उस दिन खिचड़ी पक जाएगी हमारे माइंड में। तो हमें खिचड़ी नहीं पकानी है। हमें क्या करना है, हमें बासमती चावल लेने हैं जिसके दाने अलग अलग रहे। हमें खिचड़ी वाले चावल नहीं लेने जो खिचड़ी पक जाए, चिपक जाए एक दूसरे से। तो पता लगा हम लिख रहे हैं रेड फोर्ट के बारे में और डाल दिया उसमें मुमताज महल, तो ताजमहल के बारे में, तो खिचड़ी नहीं पकाना। और यू टू डू हमें बासमती चावल बनाने जो दूर दूर रहे, एक दूसरे से अलग अलग रहे, उनको खाने में मज़ा आएगा। तो खिचड़ी ना पके, इसलिए आपको मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसे कभी भी महसूस हो कि भी नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा वीडियो खोल के देख लेना, आपको वो दोबारा सारी चीज़ सामने आ जाएगी, पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा जो क्लास में मैं कर रहा हूँ। तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर यू कि भी चलो सब कुछ सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पता है देखते भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मज़ा भी आता है देखने में, उनको वो थोड़ा नहीं समझ में आता ज़्यादा, तो वो देखने के बाद जैसे भी मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऑल द मैं चैप्टर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, देखो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ऑल दो देखो ये क्या हो रहा है, हर एक में मतलब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अदरवाइज हम डाइजेस्ट लेके बैठेंगे, कंपेनियन लेके बैठेंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एलेबरेटेड हो जाता है, वो अपने हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर हमें बुक के अंदर से जो चीज़ चाहिए वो लेते जाए, ठीक है। तो नेवर पैनिक की भी कैसे याद करें, याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से करिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, 5 से 6 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। जब भी क्वेश्चन आता है वो 5 से 6 पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। भी फतेहपुर सिकरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें से मतलब ऐसी पूछी जाती है कि आ ही जाती है, तो इसलिए हम इसमें से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यू कैन मैनेज की भी थोड़ा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भी क्या क्या आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति बोलता भी ये 10 क्वेश्चन कर लो यही आएंगे, तो मेरे ख्याल से 10 में से 5 आए और 5 चले गए हमारे, तो फिर तो भाई मेरे ख्याल से हमारे आधे नंबर तो चले गए। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाने वाला हूँ, मेरे को बनाना हो तो मैं बता देता शायद क्या, ठीक है। तो वी कांट प्रेडिक्ट कि कौन क्या करने वाला है, ठीक है ना। फतेहपुर सिकरी के बारे में देखते हैं। इट इज़ 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश। ये भी आगरा के अंदर ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश, लेकिन एक आगरा से 26 किलोमीटर दूर है। अकबर हैज फाउंडेड हिज सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल। अब ये अकबर जो थे उन्होंने इसको बनाया। पता लग गया, पहली बात आ गई हमारे सामने कि ये 26 किलोमीटर दूर है आगरा से, यानी कि आगरा में ये सब चीज़ें। इसको बनाया गया था अकबर के द्वारा, किसकी याद में? मुमताज महल की याद में, तो वो महल बना दिया था। अब ये जो फतेहपुर सिकरी है इसको बनाया गया था, एक बहुत ही सूफी संत थे जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। एक सूफी सेंट, एक संत कह सकते हैं हम, एक फकीर कह सकते हैं, उनकी याद में अकबर बहुत प्रभावित होंगे शायद उनसे, इसीलिए उनकी याद में उन्होंने बनाया था। ये नाम था उस सूफी संत का शेख सलीम चिश्ती। और फतेहपुर सिकरी को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। क्या बना लिया? अपना कैपिटल। तो 4 पॉइंट हमारे सामने क्लियर आ गए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी वो स्टार्टेड इन 1569 एंड कंप्लीटेड इन 1572। ये भाई किसी की बर्थ डेट से रिलेटेड हो तो याद कर लीजिएगा, तो याद होगा, अदरवाइज बहुत सारी डेट्स होती हैं, कहां से याद होंगी याद नहीं होंगी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। नहीं याद है तो फिर तुमको याद नहीं होगा, ये रट लेना, ठीक है, फिर रट लेना इसको, ठीक है, अपने हिसाब से कहीं एडजस्ट करके। द बेस्ट बिल्डिंग्स अमंग देम आर पैलेस ऑफ बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाजा। ये जो कुछ जगहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब इस बिल्डिंग के अंदर है। ये आपको याद रखने हैं, और इनमें से जितने याद रहे लिखिएगा, जो याद ना रही। बहुत सारी चीज़ें याद रह भी सकती हैं। बीरबल का पैलेस है, अकबर बीरबल की स्टोरीज तो सुनते ही रहे हो आप, तो बीरबल का पैलेस है यहाँ पर। बीबी मरियम का पैलेस है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर बुलंद दरवाजा है, फिर जामा मस्जिद, ये 3-4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। बुलंद दरवाजे की बात की गई है, थोड़ा फतेहपुर सिकरी में बताई गई है
कि वो 41 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर कुछ और बिल्डिंग्स जो हैं उनमें नाम आता है पैलेस ऑफ जोधाबाई। ये तो पिक्चर देखी होगी ना जोधा अकबर सब लोग, तो जोधाबाई का पैलेस भी यहीं पर है। फिर पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल, ये भी कुछ बिल्डिंग्स है जो यहाँ पर देखने को मिलती है फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं बट वेरी, हाँ दीवाने आम दीवाने खास वहाँ भी है और यहाँ भी है। क्योंकि क्या होता है कि राजा जो थे वो जो टॉम्ब या इस तरह की कोई सिटी, ये देखो इन्होंने सिटी बसाई थी। जैसे कि शाहजहां, जो हमने रेड फोर्ट देखा था, रेड फोर्ट को उन्होंने शाहजहानाबाद नाम दिया था, अपनी कैपिटल बना लिया था, अपने नाम से शाहजहानाबाद नाम दिया था। वैसे यहाँ पर भी इन्होंने सिटी बसाई थी और सिटी के अंदर हर एक चीज़ होती है। जो चीज़ मुझे वहाँ चाहिए वही मुझे यहाँ भी चाहिए, ठीक है। और राजा तो आपको पता है कोई खर्चा जेब से तो देना नहीं होता, सब पब्लिक का माल होता था, ठीक है। तो यहाँ भी दीवाने आम दीवाने खास बना हुआ, तो ये कॉमन चीज़ें आपके लिए अच्छा है कि वहाँ भी थी और यहाँ भी है, तो डाल दोगे तो चल जाएगा। और फतेहपुर सीकरी पूछा जाता है बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चर्चेज ऑफ गोवा के बारे में थोड़ा सा देखना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको पता है जब अंग्रेज भारत पे रूल कर रहे थे, खासकर पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच लोग, उस समय भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, क्रिश्चियनिटी का, क्योंकि वो सब कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्री थे। तो उनके धर्म का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड होने लगा धीरे धीरे। तो जब वो लोग भारत में आए तो उस समय पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया के अंदर उन्होंने मिशनरीज, पादरी होते हैं ना, फादर्स वगैरह, पास्टर बोलते हैं, फादर्स बोलते हैं, जो वो लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में बहुत आए, बहुत लोग, क्योंकि जब वो आए उनके साथ अंग्रेजों के साथ वो लोग भी थे। तो गोवा जो थी उसको पोर्टुगीज का कैपिटल माना जाता था। आपने देखा होगा, हमने 9th में पढ़ा था, कुछ जगह थी जो रह गई थी जिनको हम आज़ाद नहीं करवा था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद भी पोर्टुगीज लोग नहीं गए, फ्रेंच लोग नहीं गए, पूरे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन कुछ पार्ट छोटे छोटे ऐसे थे जहां पर पोर्टुगीज और फ्रेंच लोगों का कब्जा था। और पोर्टुगीज लोगों का कब्जा जो था, सबसे ज्यादा उनका प्रभाव था गोवा के अंदर, गोवा, दमन, दीव, ऐसी जगहों पे। तो गोवा जो है वो पोर्टुगीज कैपिटल थी एक तरह से, पुर्तगाली लोग थे ना, जो पोर्टुगीज कंट्री है उसका कैपिटल माना जाता था गोवा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे, और गोवा कैपिटल था किसका, पोर्टुगीज का। और यहाँ पर बहुत सारी चर्चेज बनाई गई। अब देखो, आपकी कैपिटल होगी तो आपके धर्म का वहाँ पे हर एक चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम तो चलो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा तो एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे तो मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेगी, गुरुद्वारे भी मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी हमारे यहाँ, ठीक है, चर्च भी मिलेगी, हर चीज़ है हमारे यहाँ पे, क्या नहीं, ठीक है। हर गली मोहल्ले में हमें आज़ादी है कि हम अपना धार्मिक स्थल बना सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं। सो वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। लेकिन उस समय की बात करें तो हम लोग डेमोक्रेसी नहीं थे, हम लोग अंडर द रूल थे, हम लोग गुलाम थे, तो जो राजा चाहेगा वही होगा। तो पोर्टुगीज लोग जो थे देवर क्रिश्चियंस, तो उन्होंने उस समय बहुत सारी चर्चेज बनवाई गोवा के अंदर। अब उन चर्चेज में कुछ का नाम हम देखेंगे, बेसालिका ऑफ बॉम जीसस, बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा। ये दोनों जो है ये ओल्ड गोवा के अंदर, नाम याद रखना है, बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस, ये कहाँ है, ओल्ड गोवा के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे, क्या नाम बताया गया, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके जो अवशेष थे ना बॉडी के, यानी कि जो इनकी बॉडी थी, डेड बॉडी, उसको एक कॉफिन के अंदर डालकर रखा गया, जो अभी तक वहां पर है, अभी भी वहां पर है। द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज केप्ट इन अ कॉफिन इन अ चर्च ऑफ गोवा। ये एक गोवा की चर्च के अंदर है और अभी भी बोलते हैं कि देखने को मिलता है, यानी कि इनकी बॉडी जो है, डेड बॉडी, वो अभी भी बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है, ऑल्दो इज डेड, लेकिन इनकी डेड बॉडी वैसे की वैसे ही पड़ी है गोवा के एक चर्च के। His dead body has not decayed even after so many years. उनकी डेड बॉडी अभी भी डिके, सड़ी नहीं है, इतने साल हो गए उनको मरे। Besides, there are many churches in Goa. It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches. अब यहाँ पर बहुत कुछ दिया नहीं गया, इसीलिए मैंने इसको भी टिक कर दिया। चर्चेज जो गोवा के ऊपर आ जाता है कई बार क्वेश्चन छोटा मोटा। गोवा जो था उसकी पहली बात, it is the capital of Portuguese. So many missionaries came there to propagate Christianity. क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए।
2 पॉइंट हुए हमारे। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारी चर्चेज हैं। चौथा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस, ये दोनों जो चर्चेज हैं ये कहाँ है? ओल्ड गोवा के अंदर है। 4 पॉइंट हो गए। फिर सेंट फ्रांसिस जो थे, सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनके रेलिक्स यानी कि उनके जो डेड बॉडी हम कह सकते हैं, वो आज भी एक कॉफिन के अंदर डाल के इज केप्ट देयर इन अ चर्च एंड इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स इट हैज नॉट डिकेड, वो अभी भी सड़ी नहीं है, वो बॉडी वो वैसे की वैसे ही पड़ी है। इसके साथ साथ जो गोवा है वहाँ पर बहुत सारी चर्चेज हैं और बहुत सारी चर्चेज के साथ साथ ये अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है फॉर द टूरिस्ट, बिकॉज जो बीचेस हैं ब्यूटीफुल इस कारण से, और बहुत आर्टिस्टिक चर्चेज हैं यहाँ पर। चर्च भी बहुत अच्छी अच्छी, आप पिक्चर में देखिए कितनी सुंदर चर्च, ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्रिटेन में आ गए, इंग्लैंड में आ गए, इतनी बढ़िया बना रखी है इन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें हैं जो गोवा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कहूँगा चंपानेर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, चंपानेर को आप रीडिंग कर सकते हो, करना हो तो अगर आपको मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए। आगे जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं जो आके आप देख रहे हो, धोलावीरा, लोथल, जूनागढ़ एक्सेट्रा। लेकिन अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम गुजरात में ही रह रहे हैं, तो गुजरात के कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम देखें कि ऐसी ऐसी प्लेसेस, जैसे कि आप बात करें अगर अहमदाबाद की, तो वहाँ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली एक बार ग्रास्प कर लेना, देख लेना कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं गुजरात के अंदर, और फिर उनसे रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चन अगर आता है इसमें तो यही आएगा, राइट, शॉर्ट नोट ऑन द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो गुजरात पूरे के बारे में पूछा गया है, तो जैसे आप धोलावीरा और लोथल के बारे में अगर थोड़ा जानते हो, फिर जूनागढ़ के बारे में अगर कुछ एक दो चीज़ें जानते हो, अहमदाबाद देखिए, आपको मैं अहमदाबाद टिक करके एक बार रीड करके बताता हूँ कितना कुछ है अहमदाबाद के अंदर, कि अगर आप अहमदाबाद से रिलेटेड चीज़ें लिख दोगे ना तो दैट विल बी इनफ। अहमदाबाद जो है उसको हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पर क्या है? फोर्ट ऑफ भद्रा, देखिए जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोजा ऑफ सारखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मिनरेट, झूलता मीनार, याद है? कांकरिया लेक है, देन सिद्दी सैयद जाली है, टेम्पल्स ऑफ हती सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती, ये सब चीज़ें यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? अब आप यहाँ पर जो देख रहे हो चीज़ें, इनमें से मेरे ख्याल से आप लोगों ने कांकरिया लेक सुना होगा, गए भी होगे शायद, ठीक है। झूलता मीनार देखा है? नहीं देखा होगा, बट टेम्पल्स ऑफ क्वीन किंग हाथी सिंह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। अब इनकी स्पेशलिटीज़ भी बताई गई। ऐसा कहा जाता है कि जो मिनरेट है, शेकिंग मिनरेट जिसको हम झूलता मीनार कहते हैं, शेकिंग मिनरेट, वो 2 मीनार बने हुए हैं, एक किस तरफ है, किस तरफ है। जब इधर आप कुछ आवाज़ करोगे तो वहाँ आवाज़ सुनाई देगी, वहाँ करोगे तो वहाँ सुनाई देगी, दोनों दूर दूर है। अभी तक साइंस नहीं खोज पाई है कि वहाँ से वहाँ तक आवाज़ कैसे जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जैसे सहस्त्रलिंग लेक की बात करो, पाटन में है। रानी की वाव सुना है? रानी की वाव, रुद्र महाल्या, ये सब चीज़ें जो है, ये जो पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर नीचे, स्टेपवेल ऑफ क्वीन जिसको हम रानी की वाव भी कहते हैं, ठीक है। ये कितना सुंदर एक कुआं है, एक पानी का तालाब है छोटा सा ही, देखो ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। ये जो पिक्चर में देख रहे हो ये क्या है? स्टेपवेल है, ये कुआं है, पानी का तालाब है, हम बोल सकते हैं कि जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। लेकिन इसकी बनावट देखो, किसी महल से कम नहीं, सुंदर है ना? ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में आ गए और कितनी सुंदर कार्विंग करके गुफा बनाई गई है रहने के लिए अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसमें आप इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एक छोटी सी रीडिंग लीजिएगा, तो आप गुजरात में रहने वाले तो बहुत सारी प्लेसेस आपको ऐसी मिलेंगी जो आप गए भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात की प्लेसेस ये आपको एक बार खुद पढ़ लेनी है, मतलब इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। मैं उसको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आप लोग जो जो जगहों पे आप घूमे हो, जैसे कांकरिया लेक गए हो, झूलता मीनार मैंने आपको बता दिया है, फिर सहस्त्रलिंग लेक के बारे में अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत पूछोगे। बहुत सारे लोग आप में से ऐसा होगा, कोई जूनागढ़ का है, कोई महसाना का रहने वाला है, तो धीरे धीरे उस जगहों के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। स्वामीनारायण टेम्पल है जैसे, ठीक है, ऐसी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया,
वेल आई वोंट सजेस्ट कि इसको करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरी नहीं है। अगला है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी करने जैसा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ करना कैसे है, अगर पूछा जाता है। देखो पेपर कौन बनाने वाला, मैं नहीं, पेपर तो भाई ऊपर से बन के आएगा बोर्ड में। अब कौन कैसा पेपर सेटअप कर रहा है, वी डोंट नो। अब जैसे कि प्लेसेस, ये क्वेश्चन मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं सोशल के अंदर। देखो सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको कुछ नहीं भी पता है ना, तो भी आप अपनी सोच विचार से कुछ लिख के कुछ ले सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लो, अब गुजरात वाला, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिया, तो गुजरात में रहते हो ना, तो बहुत सारी जगहों पे घूमने गए होगे, ठीक है, गए होगे ना घूमने इधर उधर गुजरात के अंदर, तो जहां भी गए हो उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। जहां जहां आप घूमने गए हो वही चीजें लिख दोगे ना, तो भी मार्क्स आ जाएंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो पिलग्रिमेजेस ऑफ इंडिया। पिलग्रिमेज क्या होता है? जहां पर हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जैसे तीर्थ स्थल बोलते हैं जिसको हिंदी में, पिलग्रिमेज प्लेसेस, ठीक है। अब तीर्थ स्थल कौन कौन से होते हैं भाई? मेरे ख्याल से अगर सिखों के लिए बात करो तो हमारे लिए गोल्डन टेम्पल है, और बहुत सारी दूसरी जगह। अपने लिए बात करो आप लोग, हिंदुइज्म हमारे कल्चर के लिए जगन्नाथपुरी लोग जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, बहुत सारी जगह, कैलाशनाथ, मानसरोवर यात्रा, ठीक है। और जो और वो कहाँ एक पिक्चर बनी थी जिसके ऊपर, केदारनाथ। तो ये सब क्या है, हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। हज के लिए मक्का मदीना, लेकिन वो कहाँ है, इंडिया में नहीं है। हमें यहाँ पर इन्होंने बोला सिर्फ पिलग्रिमेजेस ऑफ इंडिया। तो इसमें जैसे इन्होंने नाम दिया है रामेश्वर, याद है ना, रामेश्वर कहाँ से याद आएगा हमको, कहाँ से, किससे रिलेटेड, कहाँ पढ़ा है रामेश्वर के बारे में? किसका जन्म हुआ था रामेश्वरम में? अब्दुल कलाम जी का। पढ़ा नहीं है? 9th में चैप्टर पढ़ा है मैंने, हाँ, माई चाइल्डहुड 9th में हमने पढ़ा। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ये वहां हुआ था। देखो बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग्स, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो ये सब चीज, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं लोग, जाते हैं ना, ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं जिनके बारे में आप यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसी 5 7 10 चीज़ों के नाम लिख दो, और जैसे कि आप द्वारिका वगैरह शायद कोई बच्चा गया भी हो, उससे रिलेटेड लिख सकते हो, या नियर बाय कहीं भी आप गए हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ खत्म। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए हैं वो आपको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो कभी भी आपको आगे जरूरत पड़े तो आप इसका वीडियो देखकर आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको किसी भी चैप्टर के दोबारा और डीपली चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आंसर आप इस चैप्टर के दोबारा हमको बताइए इस वीडियो से भी और बेटर तरीके से, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।